मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट के बारे में मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ाया है कि किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को सही ढंग से डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में जितना भी लेंथ लंबाई, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, आवृत्ति, कार्य, ऊर्जा, बल जो भी आप पढ़े हैं, हम सभी को जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक उसको हम सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। इसके बारे में हम लोग हल्का फुल्का बात कर चुके हैं। किसी चीज़ को नापने के लिए पुराने ज़माने में 3 चीज़ की ज़रूरत होती थी। अगर हम 3 चीज़ को नापना जानते थे तो हम दुनिया में किसी को नाप सकते थे। किसको? लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो सबसे पहले किसी चीज़ को मापने के लिए सबसे पहले मान लो कि लंबाई को नापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को नापते हैं केजी से। तो किसने मीटर रखा, किसने केजी रखा, किसने कहा, क्यों उसका नाम मीटर पड़ा, कहाँ से नाम आया, इसको समझने के लिए आप लोग को यूनिट सिस्टम को जानना होगा। मेजरमेंट में पहला टॉपिक है यूनिट। इसका हिंदी होता है मात्रक। आप लोग पढ़ चुके हैं, हर क्लास से पढ़ते होंगे। फिजिक्स में जब कोई पढ़ते होंगे तो उसका एसआई मात्रक लिखा जाता था ना, कि उसका मात्रक ये होता है। मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? यूनिट उसको कहते हैं मात्रक को। किसी भी, देखिए क्या डिफिनेशन लिखे हैं, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड टू मेजर इट, दैट स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जरा डिफिनेशन को देखिए, एकदम आसान है। किसी मूल भौतिक राशि कहते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय को। किसी भी मूल भौतिक राशि की छोटी मात्रा को, बड़ा नहीं लेते हैं क्योंकि बड़ा चीज से छोटा चीज को हम नहीं नाप सकते हैं, लेकिन छोटा चीज से हम बड़ा चीज को नाप सकते हैं। तो किसी मूल भौतिक राशि की छोटी मात्रा को मानक के रूप में, मानक उसे कहते हैं जिसको सभी लोग स्वीकार करें, जिसको पूरी दुनिया माने। ये नहीं कि मेरे कहने से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन जब सरकार कहेगी तो सभी को मानना पड़ेगा, या फिर वैज्ञानिक कहेंगे तो मानना पड़ेगा। इसीलिए मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। देखिए इसका अंग्रेजी में मैं एक वर्ड लिखा हूँ स्टैंडर्ड, आगे बात करूंगा स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहते हैं। ठीक है, मानक के रूप में मापने में प्रयोग किया जाता है छोटी मात्रा को, उस मात्रा को इकाई कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे लंबाई को नापने के लिए हम लोग मीटर लेते हैं, यानी मीटर का मान लो अगर इस पेन के साइज को हम 1 मीटर मान लें, किसी ने कहा कि 1 मीटर है, तो अब आज के बाद हम जो भी नापेंगे तो इससे नापेंगे कि कितना पेन है। ठीक है, तो उस पेन का नाम क्या रख दिया गया, मीटर। अगर हम मीटर की जगह अगर हम राजा होते हैं, बोलते कि भाई पेन से नापेंगे, तो उसका मात्रा क्या हो जाता है, पेन। 10 पेन, 5 पेन, 8 पेन। मीटर से क्या नापते हैं, 10 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। इस तरह हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की छोटी मात्रा को, ज्यादा नहीं, छोटा, कभी भी मात्रा किसी चीज को मापने के लिए छोटी इकाई की जरूरत पड़ती है। छोटी मात्रा को हम लोग इकाई मान लेते हैं और उसके सहयोग से हम लोग किसी चीज को मापते हैं। अब मैं आ रहा हूं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम मात्रक पद्धति, चूंकि मैंने बताया ना कि कितने मात्रक हैं, मूल मात्रक कितने हैं, कितने लोगों को अगर हम नापेंगे तो सबको नाप सकते हैं, 3। देखो, देयर आर 3 यूनिट सिस्टम, 3 यूनिट सिस्टम है। किसको नापने के लिए 3 चीज को नापा जाता है। लेंथ माने लंबाई, मास माने द्रव्यमान और टाइम माने समय। किसी चीज को नापने के लिए सबसे पहले जो यूनिट सिस्टम आया था उसका नाम था सीजीएस यूनिट सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। चूंकि फ्रांसीसियों ने इसको खोजा था, इसलिए इसको हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली, देखो हिंदी भी सबका, मैंने हर क्वेश्चन का इंग्लिश के नीचे हिंदी लिख दिया वहीं पर ताकि समझ में आएगा। फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रांसीसी प्रणाली है। चूंकि फ्रांसीसियों ने खोजा था, इसको सीजीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। चूंकि फ्रांसीसियों ने खोजा था इसलिए उसका नाम पड़ा फ्रांसीस। इन्होंने कहा कि लंबाई को क्या चीज से नापिए, सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को क्या चीज नापिए, ग्राम में। देखो, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस मने सेकेंड। टाइम को क्या चीज से नापिए, सेकेंड से। बाद में अंग्रेज ताकतवर हो गए और उन लोगों ने विज्ञान में ज्यादा पढ़ाई की, तो उन्होंने नया यूनिट सिस्टम खोजा जिसका नाम था एफपीएस सिस्टम। देखिए कौन सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, जिसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली। चूंकि ब्रिटेन ने खोजा था, उसने कहा कि लंबाई को क्या चीज नापिए, फुट। आप लोग जानते हैं 12 इंच बराबर 1 फुट।
और द्रव्यमान को बोला पौंड में नापिए, POUND, पाउंड, जिसको हम लोग लिखते हैं LB, बी है LB। तो पौंड कितना को कहते हैं, तो देखो 422 ग्राम को 1 पौंड कहते हैं। अभी तुम लोग जाते हो केक खरीदने के लिए तो बोलते हो ना कि पौंड में केक देता है, वह 422 ग्राम है। पौंड क्या है, 422 ग्राम, यानी 1 पौंड। समझ में आया? तो 1 पौंड का ये 1 पौंड है, और समय को सेकंड में। बाद में जर्मनी और ज्यादा साइंस पढ़ा, इसलिए इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं जर्मन पद्धति, जर्मन सिस्टम, MKS सिस्टम इसने खोजा, जो आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें उसने कहा कि लंबाई को क्या चिन्ह नापिए, M ने मीटर, द्रव्यमान को क्या चिन्ह नापिए, केजी में, केजी, और टाइम को नापिए सेकंड में। तो देखिए पुराने जमाने में जब हम पहले की बात करते हैं तो यही 3 सिस्टम चली थी, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। चलिए अब आता है नेचर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने आप लोग ऊपर में कहा ना कि लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, मानक। ये मानक क्या है अब तुमको समझ में आएगा कि हम किसको मानक पद्धति कहेंगे। नेचर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, मानक मात्रक का गुण एवं प्रकृति, किसको हम लोग मानक स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जिस यूनिट सिस्टम में इतने सारे गुण रहेंगे उनको हम लोग कहते हैं मानक पद्धति। देखिए इट शुड वेल डिफाइन, यानी उसका डिफिनीशन बिल्कुल सही होना चाहिए, अच्छी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए। क्योंकि 1 मीटर अगर कोई कहता है तो 1 मीटर कितना बड़ा होगा, तो क्लियर होना चाहिए कि इतना बड़ा को 1 मीटर कहते हैं, बताना होगा, उसको डिफिनीशन बताना होगा, सही ढंग से एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा देखिए इट शुड फिक्स्ड वैल्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में 1 मीटर दूसरा होगा, इंडिया में 1 मीटर दूसरा कपड़ा होगा। अगर 1 मीटर कपड़ा हम अमेरिका में खरीदते हैं तो अलग लंबाई का होगा, इंडिया में खरीदेंगे अलग होगा, चीन में खरीदेंगे अलग होगा, फ्रांस में खरीदेंगे अलग होगा। ऐसा नहीं है, सब जगह उसका मान क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तीसरा देखिए इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी etc, यानी उसका मान टेम्परेचर यानी गर्म, ताप, दाब और आर्द्रता, यानी वर्षा, जहाँ वर्षा कम होती है चाहे ज़्यादा होती है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रेशर पर, दाब पर निर्भर नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर पर, क्योंकि कुछ देश गर्म है कुछ देश ठंडा है। अगर उसका मान अगर टेम्परेचर पर निर्भर करता तो क्या होगा, गर्म देशों में लंबाई बढ़ जाएगी, ठंडा देश में घट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मान फिक्स होना चाहिए। चौथा देखिए इट शुड इजी टू यूज एंड कैलकुलेशन, यानी उसका यूज करना, उसका उपयोग आसानी से कर सकें। इट शुड इजी टू यूज, उसका उपयोग आसानी से कर सके, और कैलकुलेशन भी क्या हो, आसान हो, उसका उपयोग और कैलकुलेशन आसान हो। पांचवा देखिए इट शुड इजली रिप्रोड्यूसिबल टू यूज, मतलब जरा इसका मतलब समझिए। जिसका रिप्रोड्यूसिबल माने वैसा, मान लीजिए कि मीटर, कपड़ा नापने वाला मीटर अगर 1 होता किसी शहर में, तो बताइए कि 1 मीटर स्केल से सब लोग कपड़ा खरीद पाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में 1 मीटर स्केल रहेगा तो काम नहीं चलेगा ना, वैसा मीटर स्केल तुरंत बनाया जा सके, रिप्रोड्यूसिबल, जिसको तुरंत बनाया जा सके, ताकि उसका उपयोग सभी लोग आसानी से कर सके। इसका हिंदी में यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया हूं, देखिए। इसका मान परिभाषित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या है, इसका मान नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मान ताप, दाब, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करना चाहिए। चौथा, इसका उपयोग एवं गणना आसान होना चाहिए, ताकि एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी उससे मेजरमेंट कर सके। इसका पुनरुत्पादन आसान होना चाहिए, माने इसको आसानी से हम कहीं भी बना सकें, ताकि इसका उपयोग सभी कर सकें। इतना अगर किसी भी मात्रक में अगर गुण रहेगा तो उसको हम लोग मानक कहेंगे। देख लो इसमें जितना गुण है ये कहीं पर चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड, मानक पद्धति कहते हैं। अब आप लोग जो पढ़े होंगे याद कीजिए 9 क्लास 10 क्लास में एक नया यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। ये यूनिट सिस्टम आज के डेट में पूरी दुनिया में इसी का मान होता है। अभी मैंने कहा कि मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट पहले पुराने जमाने में 3 ही थे, कौन कौन,
लंबाई लेंथ, मास द्रव्यमान और समय टाइम। लेकिन जब विज्ञान का विकास हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट का खोज हो गया, समझे ना, स्टीम इंजन का खोज हो गया, बल्ब का खोज हुआ। उसके बाद अब बताइए कि जब इतने पदार्थ बनने लगे तो बताइए कि सिर्फ लंबाई द्रव्यमान और समय से हम उसको नाप सकते थे, इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकते थे, स्टीम इंजन का टेम्परेचर को नाप सकते थे, बल्ब कितना लाइट देता है हम नाप पाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने एक नया यूनिट सिस्टम खोजा। इसको समझाने के लिए जरा बता दूं, एसआई यूनिट सिस्टम, इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। एक्चुअली अंग्रेजी में इसका नाम है इंटरनेशनल, देखो आई से इंटरनेशनल, इस छूट गया ना, एक चीज छूट गया, इन छूट गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये छूट गया था। इंटरनेशनल एस से स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति इसका नाम है। एस आई यूनिट, आई पहले हो जाएगा इंटरनेशनल, एस से स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। लेकिन जान के आश्चर्य होगा कि जब आज शुरू में इंटरनेशनल आई होना चाहिए तो एस कहाँ आगे हुआ। एक्चुअली जान लो कान खोल के, ये जो नाम रखा गया एस आई यूनिट सिस्टम, ये इंग्लिश में नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया था फ्रेंच में, फ्रांसीसी में। अभी बताता हूँ किसने रखा था। एक्चुअली इस सिस्टम का नाम है ली, ली स्टैंडर्ड डी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। देखो एस आगे हो गया, आई हो गया पीछे। ली फ्रांसीसी में कहा जाता है ली स्टैंडर्ड डी इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन चूंकि अंग्रेजी हम लोग पढ़ते, पूरी दुनिया अंग्रेजी पढ़ती है, इसलिए उसका अंग्रेजी में उसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ से रखा गया था, इसको मैं यहाँ आपको बता दूं जरा। 1945 में पहला पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर कहा कि भाई अब कोई एक देश इसका मात्रा का नाम नहीं रखेगा। जैसे पहले फ्रेंच सिस्टम, जर्मन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम होता था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाए, एक संस्था बनाई, उसका नाम था, देखिए क्या, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ICWM। और इसको कहाँ पे किया गया, इसका पहला मीटिंग किया गया था फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहाँ पे एक छोटा सा जगह है डाबोस, वहीं पर इसका ऑफिस है। और ये सुन लो, आज दुनिया में जितना भी फिजिक्स में नया नया फिजिकल क्वांटिटी खोजा जाता है, उन सभी को यही ICWM उसका यूनिट खोजता है, उसका मात्रक खोजता है। हर एक 2 साल में इसकी मीटिंग होती है और दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं इसके मेंबर हैं, और 2 साइंटिस्ट भेजते हैं हर एक 2 साल के बाद पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं पर हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट नापा जाता है। एसआई सिस्टम में क्या हुआ, एसआई सिस्टम में जो पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, अब उसको बढ़ा करके 7 फिजिकल क्वांटिटी किए गए। जरा देखिए 7 का नाम क्या था। लेंथ, मास, टाइम, लंबाई द्रव्यमान समय पहले भी था, ये भी 3 रहे। चौथा देखो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी हाईली रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करता है पदार्थ की मात्रा, उसका छोटी मात्रा को हम लोग कैसे नापेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर यानी ताप, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किसको कहते हैं मैं समझा दे रहा हूँ। बल्ब में जो चमक होती है, बल्ब जो रोशनी देती है, उसको हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब 7 का मात्रक आप लोगों को याद रखना होगा। लंबाई का MK सिस्टम वाला मीटर, मास का kg, टाइम का सेकेंड, पदार्थ की मात्रा का देखिए मोल, MOLE, मोल, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, मोल। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर जानते ही हैं। टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रखा गया। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडिला, कैंडिला हिंदी में क्या लिखते हैं, कैंडिला, कैंडिला, यानी बल्ब की रोशनी को नापते हैं। यानी उसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, इसमें कितने हैं 7 यूनिट। 7 का यूनिट आपको याद करना होगा।
इसके अलावा दो और एडिशनल यूनिट खोजे गए। क्यों खोजे गए ये भी बता देता हूँ। ये दो इसलिए खोजे गए कि इनकी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। हम लोग साथ ही फंडामेंटल यूनिट मानेंगे, मूल मात्रक साथ ही हैं, लेकिन दो एगो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कहते हैं जो हम लोग जिसको कोण कहते थे, मैथ में पढ़ते हैं ना, कोण, दो रेखाओं के मिलन स्थल को कोण कहते हैं, और एक ठोस कोण, ये दोनों हम बताएंगे क्या होता है। कोण को हम लोग डिग्री में लिखते थे, याद है ना, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन अब पढ़ेंगे रेडियन, RADIN, रेडियन, उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं RAD। और रेडियन का मान होता है π/180, π/180 को हम लोग रेडियन कहते हैं। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है एस्टेरेडियन, STD, एस्टेरेडियन। ये आप लोग 7 और यहाँ 2 एडिशनल, इतना को यूनिट को याद कर लीजिए। तब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को SI यूनिट लिखना सिखाएंगे।